हमने ये रोना सुना है हमेशा से कि जी यूनिवर्सिटी के पास पैसे नहीं है, यूनिवर्सिटी के पास रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन मैं खुद जानता हूँ 10-10 गाड़ियाँ एक प्रोफेसर एंजॉय करता है। टीचर की करप्शन की एक लंबी दास्तान है। अगर हमारे मुल्क के उस्ताद ठीक हो जाए तो नेशन खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। एजुकेशन हमारी प्रायोरिटी में है, ये सवाल हमें सबसे करना चाहिए। जो हुक्मरान हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनसे भी करना चाहिए। आप किसी यंगस्टर से पूछ लें, वो पढ़ा लिखा है, वो स्किल्ड है, वो यहाँ से भागने का मौका ढूंढता है। उसको किसी अरब कंट्री में जाके कोई ऑड जॉब क्यों ना करनी पड़े, यहाँ से भागने का वो मौका ढूंढ रहा है। क्या समझते हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर जाकर पढ़ना और इसी तरह से जैसे कि यूलर्न जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, आप घर बैठे हो और हर तरह की फैसिलिटी आपके लैपटॉप में, आपके कमरे में मौजूद हो। तो थैंक्स टू यूलर्न कि किसी ने तो स्टेप लिया। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स इतने ही ज़रूरी हैं जितना आप यकीन कीजिए कि एक इंसान को जीने के लिए पानी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूलन प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपकी मेज़बान शुमाइला नियाज़। जैसा कि आपको पता है कि यूलन प्लेटफॉर्म से हम ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से बातचीत करते हैं और ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से जो भी चीज़ें हैं वो आपके सामने रखी जाती हैं कि एजुकेशन को कितना ज़्यादा ईजी किया जा सकता है और किस तरह से एजुकेशन की हर आम और ख़ास तक जो है वो रसाई होनी चाहिए। और आज इसीलिए हमारे पॉडकास्ट का जो टॉपिक है वो भी ये है कि हाउ यूथ एंड ऑनलाइन एजुकेशन आर शेपिंग पाकिस्तान्स फ्यूचर। और इसी पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ आज के मेहमान जो मौजूद हैं, जो गेस्ट हैं, उनका नाम है मोहम्मद अबू बकर, जो कि माशाल्लाह से प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान यूथ पार्लियामेंट के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अबू बकर? आप खैरियत से हैं? आप कैसी हैं? आई एम प्रीटी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। अबू बकर, जैसे कि मैंने स्टार्ट में ही कहा है कि पाकिस्तान की जो यूथ है वो किस तरह से पाकिस्तान के फ्यूचर को शेप कर रही है, इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा। यूथ का एजुकेशन में और पाकिस्तान के फ्यूचर में कितना अहम रोल है? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। ये क्वेश्चन आपने स्टार्ट ही एक बहुत आप कह लें कि इस तरह के क्वेश्चन से किया है कि जिसको एड्रेस करना इस वक्त जो है वो नीड ऑफ द आवर है। अब हम अगर क्वेश्चन की तरफ चलें तो यूथ पाकिस्तान मेरा ख्याल वन ऑफ द कंट्री, हम सबको पता है डिफरेंट रिसर्च के अकॉर्डिंग 61 to 67% इज द यूथ बल्ज। एग्जैक्टली। और उसमें भी 60% के करीब जो हमारी पॉपुलेशन है दैट इज बिलो 30s, और अगर टोटल की बात करें तो 35 तक। इस यूथ के पास हर तरह का टैलेंट मौजूद है। आप अक्रॉस द ग्लोब देख लें, जहाँ पे भी हमारे यंगस्टर्स गए हैं, अमेरिका के अंदर बेस्ट सर्जन्स पाकिस्तान के हैं, यूके के अंदर बेस्ट सर्जन पाकिस्तान के हैं। दे आर कंट्रीब्यूटिंग इन प्लेटफॉर्म्स लाइक गूगल, आप मेटा के प्लेटफॉर्म पे देख लें, और दुनिया के जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, पाकिस्तानी यंगस्टर्स वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एजुकेशन प्रोवाइड करना हर बच्चे का बाय बर्थ ये हक है। स्टेट ने उसको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। अब एजुकेशन के बाद एक और चीज़ है जो स्टेट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना। अब वो हमारे यहाँ पे कभी भी इंडस्ट्री एकेडेमिया की लिंकेज उस तरीके से डेवलप ही नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक फील्ड के अंदर इंजीनियर रिक्वायर्ड हैं। अगर हम सिर्फ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की एक केस स्टडी ले लें, अगर आपको 1000 इंजीनियर्स रिक्वायर्ड हैं, हम प्रोड्यूस कर रहे हैं 10,000 20,000, वही इंजीनियर लाइन में लगा होता है जहाँ पे उसको 1,00,000 रुपया स्टार्टिंग सैलरी मिलनी चाहिए या 80,000 स्टार्टिंग सैलरी मिलनी चाहिए। इतनी स्टडी करने के बाद, एक रेगरस प्रोसेस से गुजरने के बाद, वहीं पे जब इतना ज़्यादा आप सैचुरेटेड कर देंगे तो पीछे खड़ा जो लाइन में लास्ट वाला बंदा ना, वो कहेगा मुझे 20,000 रुपये में रख लो। आपने टैलेंट, आप यूनिवर्सिटी में एंटर हो ना, मेरिट इज आवर कोर वैल्यू, एग्जैक्टली ये लिखा होता है। मेरिट का कत्लेआम तो वहीं पे शुरू हो गया। ये तो फिर रेस हो गई सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की, कि जो इस रेस में आगे निकल गया वो ना कोई उसके अंदर आपके सेट प्रिंसिपल्स हैं, ना कोई रूल्स हैं, और हम जा रहे हैं। पहला तो आप वहां पे जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और ये लिंकेज क्रिएट नहीं करेंगे, आपका ब्रेन ड्रेन होगा, आपकी टैलेंटेड यूथ बच जाएगी। हमारे बिल्कुल साथ चाइना बसता है। चाइना के पास आज यूथ नहीं है, दे आर इन्वेस्टिंग इन यूथ। वो दुनिया भर से ला के लोगों को पाकिस्तान के बहुत सारे यंगस्टर्स वहां जाके रिसर्च में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और चीज़ों में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और वो इस वक्त इस चीज़ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं कि वो किस तरीके से अपनी
यूथ को विदाउट पॉपुलेशन को भी ज़्यादा ग्रो किए बगैर किस तरह यूथ के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे कोई टैलेंट की कमी नहीं है, ये लिंकेज जो डेवलप नहीं हो पा रहा या कोई डेवलप करना ही नहीं चाहता, दिस इज़ द मेन की। सेकंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि मे बी इसकी यूनिवर्सिटीज़ रीज़न देती हैं। अभी हम लाहौर शहर में बैठे हैं। लाहौर शहर में वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट्स इज़ यूईटी लाहौर। एग्ज़ैक्टली। एक और इंस्टीट्यूट है वो पंजाब यूनिवर्सिटी। इन 2 सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ को उठा के देख लें तो यहाँ पे इस वक़्त शदीद किस्म का माली बहरान चल रहा था पिछले दिन। यूईटी का हमने अगर देखा हो तो यूईटी के पास पिछले 1 डेढ़ साल पहले प्रोफ़ेसर्स को देने के लिए तनख्वाहें नहीं थी और वो एक दूसरे से लड़ रहे थे इंतज़ामिया में। ज़ाहिर है इंतज़ामिया में बैठे लोग भी प्रोफ़ेसर्स हैं और जिनको पे नहीं मिल रही वो भी प्रोफ़ेसर्स हैं, वो लड़ रहे थे कि हमें पे नहीं मिल रही। इसी तरह पंजाब यूनिवर्सिटीज़ के मुलाज़मीन का भी पिछले दिनों केस आया। इस हम अपनी जीडीपी का इन्वेस्ट क्या कर रहे हैं? हमें ये भी देखने की ज़रूरत है, जहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज़ 4%, 5%, इवन 10% ऑफ द जीडीपी भी कुछ कंट्रीज़ करीब-करीब बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मीन्स इन्वेस्ट करती हैं। हम इन्वेस्ट क्या कर रहे हैं? हमारी इन्वेस्टमेंट एजुकेशन हमारी प्रायोरिटी में है? ये सवाल हमें सबसे करना चाहिए। जो हुक्मरान हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनसे भी करना चाहिए। और जो हमारे ऐवानों में बैठे हुए लोगों के अलावा जो दूसरे पॉलिसी मेकर्स हैं, जो वाइस चांसलर्स हैं या जहाँ पे हायर एजुकेशन कमीशन का दायरा है, उनसे भी पूछना चाहिए कि क्या एजुकेशन वाक़ई ही आपकी प्रायोरिटी है? आप क्यों उस बच्चे को नहीं बताते कि भाई जब आप ये डिग्री कर रहे हैं, इस डिग्री को करने के बाद ज़रूरत इतने लोगों की है और हम इतने लोग ऑलरेडी प्रोड्यूस करके ये हमारे डाटा बैंक के अंदर लोग मौजूद हैं। अब वो इस चीज़ को फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट को ख़त्म करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ क्या कर रही हैं? आपके यहाँ 20 सीट्स थी अगर मेरिट पे, जी। आपने क्या किया? आफ्टरनून सेशन के नाम पे 50 लोग और डाल दिए। अब मेरिटोक्रेसी तो वहीं पे ख़त्म इस तरीके से हो गई कि एक बच्चा जो 90% मेरिट पे आता था, आपने चंद पैसे लेके, उससे कुछ फ़ी ज़्यादा लेके आपने उस बच्चे को एडमिशन दे दिया। अब सबसे पहले आप उस बच्चे का कत्लेआम कर रहे हैं, उसकी तालीम का। जिस बच्चे ने 90% नंबर लिए और उसके साथ आप 65% वाले को 65 सिर्फ़ पैसे लेके आपने बैठा दिए। अब यही नहीं, अब एक और ड्रामा भी होता है। इवनिंग प्रोग्राम और सेल्फ सपोर्ट प्रोग्राम वेल के सेड, नाम पे। एग्ज़ैक्टली। तो अगर 100 ग्रेजुएट प्रोड्यूस करना था, आपने पैसे की खातिर 500 ग्रेजुएट प्रोड्यूस कर दिया। मुझे खुद बताएँ वो 400 ग्रेजुएट कहाँ एडजस्ट होंगे? सो दिस इज़ आल्सो कॉल्ड करप्शन एज़ वेल। ये करप्शन है। दिस इज़ मदर ऑफ करप्शन। एजुकेशन में जो बंदा करप्शन करता है, वो मदर ऑफ ऑल करप्शंस। आप एक नेशन के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं। इन्होंने आज हमारी यूथ क्यों इतनी बदज़ा है? क्यों वो किसी को सुनना नहीं चाहती? आज हमारे यंगस्टर्स किसी की बात आप किसी यंगस्टर से पूछ लें, वो पढ़ा लिखा है, वो स्किल्ड है, वो एज़ यू सेड दे आर इवन सर्विंग इन अदर कंट्रीज़ एज़ वेल ना? वो यहाँ से भागने का मौका ढूँढता मौका है। ढूँढते हैं उसको हम। किसी अरब कंट्री में जाके कोई ऑड जॉब क्यों ना करनी पड़े, यहाँ से भागने का वो मौका ढूँढ रहा है। जॉब सिक्योरिटी नहीं है, उसे नहीं और फिर इन्फ्लेशन रेट दे के जस्ट साथ वांट हम टू गेट कॉप अप भी नहीं कर रहे। स्कॉलरशिप एंड दे गोना यस, गो यस, अब्रॉड, यस। यू नो। तो यहाँ से पता भी चलता है ना कि हुँ, हुँ। दूसरी कंट्रीज़ की प्रायोरिटी एजुकेशन है। एजुकेशन दे आर है। इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन और बाहर के लोगों को मौका दे रहे हैं। और हमारे यहाँ पे इस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करने की अब बहुत देर हो चुकी है। 80 साल हो गए हैं, ये रोज़ का ये ड्रामा रोज़ का ड्रामा है। जो है वो अच्छा नहीं यूनिवर्सिटीज़ को लगता। कितना वाइटल रोल जो है वो इसके अंदर प्ले करना चाहिए? यूनिवर्सिटीज़ के पास देखिए यूनिवर्सिटीज़ अपने रिसोर्सेज़ खुद भी क्रिएट कर सकती हैं। हमने ये रोना सुना है हमेशा से कि जी यूनिवर्सिटी के पास पैसे नहीं है, यूनिवर्सिटी के पास रिसोर्सेज़ नहीं है, लेकिन मैं खुद जानता हूँ 10-10 गाड़ियाँ एक-एक प्रोफ़ेसर एन्जॉय करता है। एक-एक प्रोफ़ेसर के पास 10-10 डेज़िग्नेशन है। आप फलाँ सेंटर के भी डायरेक्टर हैं, आप सिक्योरिटी के भी इंचार्ज हैं, आप एग्ज़ामिनेशन के भी इंचार्ज हैं, आप 3-3 4-4 अलाउंसेस ले रहे हैं। एक गाड़ी आपके घर में यूज़ हो रही है, एक गाड़ी आपके बच्चे यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारे प्रोफ़ेसर्स करते हैं। इतनी फैसिलिटीज़ जो है वो आपको मिली हुई हैं बिल्कुल मिल ऑलरेडी। रही हुई हैं और वो स्टूडेंट का पैसा है। हुँ, इस हुँ। चीज़ को बड़ी जो है ना वो सोचने की ज़रूरत है कि स्टूडेंट का पैसा है और वो स्टूडेंट के पैसे के ऊपर इस तरीके से अय्याशी हो रही है। तो यूनिवर्सिटीज़ को सेल्फ सस्टेन मॉडल पे आना होगा। क्यों हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इतनी अच्छी रिसर्च कबर्ड्स में पड़ी रुल रही है? सो इन योर पर्सपेक्टिव, यस। अगर आपकी बात की जाए तो आपके पर्सपेक्टिव में आपको क्या लगता है कि ये जो इतने सारे ड्रॉबैक्स जो आए हैं हमारे एजुकेशनल चीज़ों के अंदर, कहाँ पर हमें जो है ना वो चेंजेस करने की ज़रूरत थी जो हमने नहीं की, जिसमें आप कह रहे हैं कि बहुत देर हो चुकी भी है अब? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पॉलिसी रिफॉर्म्स। हमारे यहाँ आज एग्ज़ाम्पल है, मैं आपको एक रीसेंट एग्ज़ाम्पल देता हूँ
कि इंडिया एक्सपेरिमेंट कर रहा है, चांद पे वो पहुंच चुका, एग्जैक्टली। और उसमें अब वो और स्पेस में कुछ और चीजें क्रिएट करने की, वो मैंने पिछले दिनों कहीं पे सुना कि हम जी स्पेस में होटल बनाएंगे, हम घर बनाएंगे चांद पे, ये वो लोग इस चीज की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ चीजें वो हवा में भी छोड़ देते हैं। बेशक हवा में छोड़ देते हैं, बट आप अप्रोच तो चेक करें ना, दे विल एग्जैक्टली, ट्राई। अप्रोच सोचते तो है ना इस ठीक है, बारे में, आउट ऑफ बिल्कुल। द बॉक्स वो सोच रहे हैं, लेकिन हमें ये खुद से बारहा सवाल करने की जरूरत है, हम कहाँ। हम काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ आज भी जो सारा यंगस्टर है, उसको जब तक रात को लाइक्स ना मिले, वो उस चीज से निकलने को तैयार नहीं है। एग्जैक्टली, वेल एक सेड। ही रेस है, सिर्फ एक ही रेस है। टीचर ने असाइनमेंट दे दी, और टीचर्स बेचारों को भी पता नहीं होता, टीचर्स पेपर खुद चैट जीपीटी से बनवा रहे होते हैं, और दूसरे किसी एआई प्लेटफॉर्म से स्टूडेंट असाइनमेंट बना के दे रहा होता है। ना टीचर वो चेक करने की कोशिश करता है। हमारा टीचर भी तो आजकल का आप देखिए कि करप्ट है। करप्ट किस तरीके से है? टीचर की करप्शन वहां से शुरू होती है जब वो क्लास में लेट पहुंचता है। टीचर की करप्शन वहां से शुरू होती है जब वो बच्चों को कहता है कि ये मेरे घर के काम भी कर दो ना। टीचर की करप्शन की एक लंबी दास्तान है। अगर हमारे मुल्क के उस्ताद ठीक हो जाएं, तो नेशन खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। आपने बात की थी कि इसका सोल्यूशन क्या है। मैं सिंध की एक एग्जांपल रख रहा हूँ। चंद दिन पहले ये शोर मचा हुआ है, और ये गवर्नर सिंध ने ये बिल वापस भेजा है। हमारे यहाँ अगर आप एक हेड ऑफ यूनिवर्सिटी, जिसने नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, क्रिएट करना क्रिएट यूनिवर्सिटी करना का है, वेल काम, सेड। वहां पे जहाँ पे नॉलेज क्रिएट होना है, वहां पे हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन कम से कम एक पीएचडी तो होना चाहिए। एक्सपीरियंस और बाकी चीजें तो चलें फिर सेकेंडरी रही, एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि पीएचडी होनी चाहिए। सिंध असेंबली ने ये लॉ पास कर दिया है कि कोई भी ब्यूरोक्रेट पीएचडी हुए बगैर या कोई भी और बंदा वो वाइस चांसलर लग सकता है। ये हमारी प्रायोरिटीज हैं, जिसको गवर्नर सिंध ने अभी अप्रूव कर दिया है नहीं, इसको। रिविजिट करने के लिए रिविजिट, उन्होंने वापस भेजा है कि इसको देखिए, देखिए, ये नोट लगा के कि ये अगर हम करेंगे तो ये एक जुल्म है। जरूर। आप एक जो एग्जाम्पल सेट करेंगे, वो गलत एग्जाम्पल सेट है। लेकिन अभी हैट्स ऑफ टू मरियम नवाज शरीफ एंड टीम के, पंजाब में बड़ी तेजी से पिछले कुछ साल में वाइस चांसलर थे ही नहीं। यहाँ पे ऐसे साहब भी गुजरे हैं जो 2-2.5 साल वाइस चांसलर रहे। एक वाइस चांसलर का 3 साल 4 साल टेन्योर होता है। 2 साल 2.5 साल उन्होंने एज एक्टिंग वाइस चांसलर गुजार दिए, सिंडिकेट भी कर गए, नए लोग भी भर्ती कर गए, और सारे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एंजॉय करते रहे। बट अब हमारे यहाँ हमने देखा है कि नए वाइस चांसलर्स आए हैं, क्रॉस पंजाब आए हैं, सिर्फ 2-3 यूनिवर्सिटीज रह गई हैं, वो भी इन प्रोसेस है। ये एक बहुत अच्छा स्टेप है, बहुत अच्छा बहुत स्टेप है। अच्छा स्टेप है। अबू बकर देखें, ये डिस्कशन चल रही है वैसे, जैसे कि अभी आपने इंडिया की बात की कि रेस्टोरेंट बनाना है, जी, मेरे माइंड में एक कोट आ गई कि नॉलेज इज लिमिटेड बट परसेप्शन इज अनलिमिटेड। बिल्कुल। तो ये बात बड़ी काबिल गौर और काबिल अहम है वैसे, कि आज हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो यूथ है, जिसने पाकिस्तान का पूरा फ्यूचर जो है ना उसको डेवलप करना है, उसको आगे लेकर जाना है, और वो कहाँ पर है इस वक्त। आपने एक बात की लाइक्स वाली, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। बाहर की कंट्रीज़ आपको बहुत अच्छा फैसिलिटेट कर रही हैं। मैंने अभी रिसेंटली एक यूनिवर्सिटी जो है ना उसके स्टूडेंट्स अपने माइंडसेट अपना शेयर कर रहे थे। वो इतनी फ्रस्ट्रेटेड हुए हुए हैं पाकिस्तान से, वो चाहते हैं कि बस जैसे तैसे करके हमारा डिग्री कंप्लीट हो एंड वी गोना लीव दिस कंट्री। वो मुल्क छोड़ना चाहते हैं। सो अपनी ज़मीन, अपना मुल्क छोड़ने के लिए एक यूथ, एक स्टूडेंट अपने आप को कैसे इतना मोटिवेट कर देता है। वो जो कहते हैं ना कि यार हम बड़े पेट्रियोटिक हैं, वो कहाँ चली गई चीज़ें? हमारी यूथ में वो चीज़ें क्यों आहिस्ता-आहिस्ता कम हो गई? अच्छा, फिर इसके अलावा जो एक आपका सोच है ना, आपका जो विज़न है, वो बहुत कम हो चुका है। आपकी दौड़ इतनी ज़्यादा हो चुकी हुई है कि आप हैं कहाँ पर आपको ये भी नहीं पता। अच्छा, करना क्या चाहते हैं ये भी नहीं पता। मैं 2 चीज़ें यहाँ पे एड्रेस करना चाहूँगा। मेरे कुछ दोस्त गुस्सा भी करते हैं कि तुम ये बात क्यों करते हो? एक बहुत बारीक लाइन है। अगर एक 100% का सर्कल है, और उस सर्कल में से हमें ये टेक्निकल चीज़ें समझने की ज़रूरत है। 64 टू 67% उसको कवर ही यूथ ने किया हुआ है। और पीछे जो है, मतलब आप देखेंगे 2/3 ऑफ अ टोटल मेजॉरिटी इज़ यूथ। तो ये सवाल यूथ से करना नहीं बनता कि आइदर यू आर अ प्रॉब्लम और अ सॉल्यूशन। अगर तादाद ही आपकी ज़्यादा है, वेल सेड। तो फिर आपको डिसाइड करना है आप किस साइड पे खड़े हो। अगर आप सॉल्यूशन की साइड पे नहीं खड़े ना, तो प्रॉब्लम आप में है। इस चीज़ को समझें कि 67% है यूथ। अगर वो सॉल्यूशन की साइड पे नहीं है, तो प्रॉब्लम उनमें भी है। जब मैं ये बात करता हूँ कि यूथ में प्रॉब्लम है,
तो बहुत सारे लोग इसको माइंड करते हैं, बट क्या यूथ आज की नौकरी की सोच से आगे निकली है? अब कुछ ट्रेंड सेट हो रहा है, कुछ लोग एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ चल रहे हैं, जा रहे हैं, इनोवेशन क्रिएट कर रहे हैं, बट 90% ऑफ द यूथ वो आज भी इसी रेस में है कि यार मुझे नौकरी मिल जाएगी। They just don't want to serve the country, you know, they just want to make money. पहले एक जो गैप इतना क्रिएट हो चुका है, इतनी फ्रस्ट्रेटेड यूथ है जो ओवर द ईयर्स, अभी ये पीछे कुछ पॉलिटिकल चीजें भी हो रही हैं, जाहिर है इसका प्रेशर अल्टीमेटली किसी ना किसी तरीके से स्ट्रेस जो है, जब आप देखते हैं रोड्स की ब्लॉकेज है, रोज की डेली की रोड की ब्लॉकेज है, किसी ना किसी वजह से मार धाड़ चल रही है, एक पूरी कंट्री में एक स्ट्रेस का माहौल है। Aggression बहुत ज्यादा है यूथ और में। वो स्ट्रेस अल्टीमेटली एग्रेशन और फ्रस्ट्रेशन को जन्म देता है। एजुकेशन तो फिर ऑलरेडी अफेक्ट हुई ना, तो ये हमारी यूथ को बिल्कुल वो उनको चाहिए वो रास्ता निकाले। हम क्यों ये नहीं सोचते कि मैंने कोई ऐसा मॉडल क्रिएट करना है, मैं अपने फेलोज को नौकरी दूंगा, मैं उनको साथ एंगेज करूंगा, कोई इस तरह की इनोवेशन सीखूंगा। आप देखिए कि जो लोग ये कहते हैं कि मेरे पास काम नहीं है, मैं आपको एक और डेली लाइफ एग्जांपल देता हूँ। आपको भी जरूरत पड़ी होगी, घर में कभी प्लम्बर से काम करवाना हो, किसी इलेक्ट्रिशियन से काम करवाना हो, दे आर स्किल्ड लेबर ना, आप यकीन करिए उनके पीछे पीछे फिरना पड़ता है, वो नहीं मिलते। और जब वो आते हैं वो अपनी मुंह मांगी कीमत वसूल करके जाते हैं, थोड़ा सा काम है किया और वो चले गए। दे आर स्किल्ड लेबर। पाकिस्तानी यही बाहर जाते हैं सारे गल्फ में, ओमान, कुवैत, यूएई, सऊदी अरेबिया, वहीं पे जाके ये स्किल्ड लेबर जो है वो वहां पे अच्छा अर्न करती है। ये मैंने एक छोटी सी उस यूथ की एग्जांपल दिया आपको, जो आपको ये कहती पड़ेगी, लेट सपोज हमने कह दिया नहीं है किसी भी वजह से एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, कोई और चीज नहीं है, तो कोई स्किल तो सीख सकते थे। वो स्किल सीखने की तरफ भी हमारी यूथ ने इस दुनिया का सबसे देखिए आसान अबू तरीन बकर काम, ये ये मैं एक सेंटेंस ऐड कर लूं, ओके इस दुनिया का सबसे आसान तरीन काम है किसी भी शख्स पे, किसी भी चीज पे तनकीद करना, और सबसे जो है ना वो मुश्किल काम है उसके अंदर पार्टिसिपेट करना, उसको ठीक करने की कोशिश करना। एक रोड पे अगर पत्थर गिरा है ना, हर बंदा वहां से गुजर जाएगा, उसको कोई इस हटा साइड नहीं से गुजर जाएगा, कोई इस साइड से गुजर जाएगा। शायद ही कोई 100 गाड़ियों में से एक गाड़ी वाला को साइड पे लगा के ये कोशिश करेगा कि मुझे इस पत्थर को हटाना भी है। हटाना भी है। तो इस पत्थर को हटाने के लिए हम सबको रोल ये लगाना सोच बहुत हद तक कम हो चुकी हुई है। आपने भी स्किल की बात की है। जी। देखिए इवन आपका भी और जितने भी लोग इस रूम में मौजूद हैं तकरीबन सभी का ही एजुकेशनल करियर जो है वो सिर्फ किताबों की हद तक रहा जी। है। कभी किसी ने कहा ही नहीं कि आप स्किल सीखो। अब जाके थोड़ा सा चेंज आना शुरू हुआ है कि लोग जो है वो चाहते हैं कि आप स्किल बेस्ड स्टडी करो। तो हम किसी स्टूडेंट पर तो ब्लेम नहीं कर सकते, आपको उस तरह के इंस्टीट्यूट्स भी जो है ना वो नहीं मिल पाए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? अच्छा, इसमें मैं अगेन ये कहूंगा, नेपटेक एक इंस्टीट्यूट बना, पीएसडीएफ की फंडेड काफी सारी चीजें चल रही हैं, टेप्टा के कोर्सेज हैं, आप यकीन कीजिए फुली फंडेड कोर्सेज हैं, और बाज़ औक़ात उनके पास स्टूडेंट ही नहीं होते, लोग नहीं सीखना चाह रहे। हमने ये माइंडसेट के अंदर ये चीज डाल दी हुई है, डिग्री 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 डिग्री, और बाद में उसी डिग्री को लेके रोते हैं, मेरा तो 3.8 जीपीए था, मेरा तो 3.9 जीपीए था, जॉब नहीं है। मैं पर्सनली जानता हूँ, एज प्रेसिडेंट ऑफ यूथ पार्लियामेंट हमारे पास ऐसे यंगस्टर्स आते हैं, आप यकीन कीजिए हमारे यहाँ पाकिस्तान में एमबीबीएस की डिग्री सबसे ऊपर रैंक की जाती है। एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, नहीं है जॉब, नहीं है जॉब। इंजीनियर्स हैं, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज के पढ़े हुए इंजीनियर है, घर बैठे हैं, नहीं है जॉब। तो ये तो हम इस पर चेक एंड बैलेंस कौन करेगा ये कि जो आप आपने इतनी डिग्रीज दे रहे हैं तो जी, फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज उस लिहाज से क्यों नहीं क्रिएट की ये जाती? सवाल वहीं चला गया हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ कि इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज ही नहीं है। लिंकेज नहीं है। हमने ये इस रिसर्च के ऊपर कभी फोकस ही नहीं किया कि कितने की जरूरत है। अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लेट सपोज हम मिसाल देते हैं कि 10,000 इंडस्ट्री थी आज से 10 साल पहले, और 20,000 इंजीनियर की जरूरत थी, तो क्या आज उतनी ही इंडस्ट्री मौजूद है? क्या आज उतने ही लोग चाहिए? और वो लोग जो पहले से सर्व कर रहे हैं वो लोग भी मौजूद हैं उस कंपटीशन में, तो क्या हमें उतने लोग प्रोड्यूस करने की जरूरत है? क्यों आज हम आज आप ये एक मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है ऑडियंस के लिए भी, कि आप ये देखिए कि हम सबको पता है एआई रिप्लेस कर रहा है चीजों को। ये पिछले 4-5 साल में बहुत रिप्लेस कर दिया AI ने। वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, इस तरह के जो स्किल्स थे, इनमें लोगों ने बहुत कमाया, अर्न किया सीख के। बट अब आप देखिएगा कि ये जो आने वाले 5 साल हैं एआई रिप्लेस कर देगा। अब हमें साथ साथ वो डार्विन की थ्योरी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, आपको हाथ पांव मारने पड़ते हैं। अब जो बंदा उसके साथ इंटीग्रेट होता जाएगा, एआई के टूल सीखता जाएगा, ऑब्वियसली वो बेस्ट है मार्केट में।
हमें साथ-साथ लर्निंग, वो कहते हैं कि माँ की गोद से लेके कब्र तक खत्म नहीं होती। तो इस कोट के अंदर बिल्कुल पूरी की पूरी जान बसती है। अगर आप साथ-साथ चीज़ें सीखते रहेंगे, लर्न करते रहेंगे, और एक और चीज़ भी बहुत ज़रूरी है, लर्न करने के लिए हमें पहले अनलर्न करनी पड़ती हैं कुछ चीज़ें, और वो अनलर्न करने का हमारे जो है ना वो एक, हम उस हमारे यहाँ एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है कि हम कहें कि हाँ, नहीं ये चीज़ तो मैंने सीखी थी, यही ठीक है। यही ठीक है। नई चीज़ को सीखने की तरफ हमें जाना चाहिए, और वो स्किल्स जिस तरह से हम न्यू सीखते रहेंगे, ऑब्वियसली हम अक्रॉस द ग्लोब, अब डिजिटल जिस तरह अभी आप बात कर रही थी, डिजिटली तो हम अक्रॉस द, अब हमारा कंपटीशन पाकिस्तान में नहीं है, अब हम अक्रॉस द ग्लोब कम्पीट कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चा बैठा है, अगर कोई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करता है तो अमेरिका में बैठा बंदा 7 समुंदर पार, वहाँ पे वो उसको यूज़ कर सकता है। यूज़ कर सकता है, और एग्ज़ैक्टली। वो इतना एडवांस्ड हो गया है। इंटरनेट ने आपको कनेक्ट किया हुआ, ग्लोबल विलेज है। हुँ, हुँ। आजकल की तो जंगें हाइब्रिड वॉरफेयर है, नैरेटिव की वॉर है। जंगें नहीं अब लड़ी जाती इस तरीके से। तो ये हमें हम हमारे पॉलिसी मेकर्स को वाक़ई ये अपने इस सारे जो एक हमारे यहाँ chaos क्रिएट हुआ है उससे निकल के ये सोचना चाहिए कि हम अपने फ्यूचर को, हम अपने फ्यूचर लीडर्स के साथ क्या कर रहे हैं, और कि ये आने वाले वक़्त के जो लीडर्स हैं अगर इसी तरीके से करते रहे, तो कहीं हमारा हाल बाकी कंट्रीज़ जैसा ना हो जाए, जहाँ पे आज यंगस्टर्स हैं ही नहीं। है ही नहीं। जी। एज़ अ एजुकेशनिस्ट अगर बात की जाए तो आपके अपने करियर में जी। आपने स्टूडेंट्स को है कैसा देखा है, मतलब लाइक कि उनकी सोच क्या होती है? वो क्या हासिल करना चाहते हैं? कैसी अचीवमेंट्स हैं जो अपनी लाइफ में वो हासिल करना चाहते हैं? अच्छा, मैं एनवायरमेंटल साइंसेस का सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। अभी पिछला सेमेस्टर मैंने बीएस इंग्लिश के बच्चों को पढ़ाया, और आप सुन के हैरान हो रही होंगी कि इंग्लिश और एनवायरमेंटल साइंसेस पोल्स अपार्ट। बट जब उन बच्चों को मैं पढ़ाने गया तो मुझे ये पता चला, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, कि एनवायरमेंटल साइंसेस क्लाइमेट चेंज का जो सब्जेक्ट है, ये सब डिग्रीज के अंदर इंटीग्रेट किया जा रहा है। अब मैंने उन बच्चों से पहले दिन एक बात की कि क्या हम रवायती तरीके से पढ़ेंगे, या हम इसके अंदर कुछ इनोवेशन लेके आए हैं, आप कुछ सीखना चाहते हैं। आप यकीन कीजिए, जो बच्चे इंग्लिश के हैं उन बच्चों ने 4 रिसर्च पेपर सिर्फ 6 महीने के टाइम में पब्लिश किए, एनवायरमेंटल साइंसेस के, और वो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट। ओके। ठीक है, लेकिन उसके पीछे की ये है कि मैं यहाँ से लाहौर से गुजरांवाला पढ़ाने जाता था, और मेरी 8 बजे मॉर्निंग में क्लास थी। मैं, आप यकीन कीजिए, किसी एक दिन भी क्लास में लेट नहीं गया, मैंने एक छुट्टी नहीं की। तो ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर एक टीचर खुद एग्जाम्पल सेट करेगा टाइम पे पहुंचने की, तो क्यों स्टूडेंट छुट्टी करेंगे। एक एक स्टूडेंट को भी, आजकल का स्टूडेंट बहुत तेज है, स्टूडेंट को पता है कि ये टीचर ने लेट आना है, या इस टीचर ने जो है वो 4 मिनट पढ़ा के बातें करके चले जाना है, तो टीचर भी, तो स्टूडेंट उसी तरीके से डील करता है। आजकल वो चीजें नहीं रही जो रवायती पहले टीचर्स का एहतराम होता था, आजकल स्टूडेंट वो उस तरीके से इंटीग्रेट भी नहीं करते चीजों को। तो हमें ये खुद से शुरू करने की जरूरत है। हमारे यहाँ पहले अपने आप को ठीक करना हर होगा। बंदा दूसरे को सुधारने में लगा हुआ है, खुद को सुधारने की। जब आप सेट बाय एग्जाम्पल, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा जो एग्जाम्पल सेट किए हैं वो अपने अमल से सेट किए। हम अमल नहीं करना चाहते। अमल से जो एग्जाम्पल सेट की जाती है उसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली लॉन्ग लास्टिंग भी है और रियल भी है। अच्छा अबू बकर, एक तो ये है कि एक स्टूडेंट को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं रिगार्डिंग देयर सो मेनी एक्सपेंसेस एज वेल। आपको यूनिफॉर्म का एक्सपेंस है, आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, आपका हॉस्टल फीस है। तो क्या समझते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाकर पढ़ना और इसी तरह से जैसे कि यू लर्न जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, आप घर बैठे हों और हर तरह की फैसिलिटी आपके लैपटॉप में, आपके कमरे में मौजूद हो? वेल, थैंक्स टू यू लर्न कि किसी ने तो स्टेप लिया। एक बच्चा जो सांगड़ में बैठा है, एक बच्चा जो ठट्ठा में बैठा है, मीरपुर में बैठा है, या कहीं बलूचिस्तान के दूर किसी डिस्ट्रिक्ट में खुजदार में, केपीके के दूर किसी डिस्ट्रिक्ट वजीरिस्तान में बैठा है, और वो बच्चा, उसको आपने उस सिस्टम में दाखिल ही नहीं होने दिया। वो बच्चा भी इस तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म से बैठा चीज़ें सीख रहा है। उसको पता चल रहा है कि दुनिया में क्या चल रहा है, लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजीज हैं या लेटेस्ट लर्निंग है वो क्या है। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स इतने ही ज़रूरी हैं जितना आप यकीन कीजिए कि एक इंसान को जीने के लिए पानी चाहिए। एजुकेशन में आज के दौर
डिजिटली कनेक्शंस, और अब डिजिटल लाइब्रेरीज का कॉन्सेप्ट है, रिसर्च सारी। पहले इतने इतने जो है ना वो इतने इतने बड़े जर्नल्स हुआ करते थे, अब वन क्लिक के ऊपर आपके पास ऑनलाइन जर्नल्स अवेलेबल हैं। लाइब्रेरीज में लोगों ने जाना कम कर दिया क्योंकि ऑनलाइन लाइब्रेरीज मौजूद है। इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हमें एक इंक्लूसिविटी का पैगाम देते हैं। और खास तौर पे अगर स्टेट इसको ऑन करे, ये काम तो स्टेट का होना चाहिए, ये काम गवर्नमेंट को करना चाहिए। बिल्कुल सही। और ये काम जो है वो यूलर्न जैसे प्लेटफॉर्म्स कर रहे हैं, तो हैट्स ऑफ टू देम कि वो एक इक्वलाइजर, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि उस बच्चे के साथ लाके उन्होंने खड़ा कर दिया जो कि 50,000 महीना अफोर्ड कर सकता है बिल्कुल ऐसे। और आप नहीं कर सकते। आप भी वही मेयार की एजुकेशन, इवन उससे बेहतर, क्यों बेहतर किस तरीके से कि अगर लाइव क्लासरूम के अंदर आपसे कोई चीज मिस हो गई है किसी भी वजह से, तो आप उसको रिकॉल नहीं कर सकते, बट ऑनलाइन में आपके पास वो चीज ऑप्शन अवेलेबल है। आप अवेलेबल है। बार बार देखें, बार बार समझें, उसको कॉम्प्रीहेंड करें और उसको बेहतर से बेहतर समझने की कोशिश करें। तो ये प्लेटफॉर्म बहुत जरूरी हैं। ना सिर्फ कुछ चंद इलाकों में, इसको हर पाकिस्तान के हर कोने में पहुंचना चाहिए। डिजिटली हमें एजुकेशन में लोगों को एम्पावर करना चाहिए। किसी भी वजह से हमें फाइनेंशियल, हमें इतने प्रॉब्लम्स का सामना है कि और हम चाह फाइनेंशियल के भी, बैरियर्स भी नहीं आते इसके अंदर। हम चाह के भी सारों को अगर जितनी भी कोशिश कर लें तो वो उस लेवल की एजुकेशन अभी प्रोवाइड नहीं कर पाते। तो कम से कम इस तरह के प्लेटफॉर्म के आने की वजह से ये फाइनेंशियल बर्डन भी स्टूडेंट्स पे कम होता है। और ऑब्वियस सी बात है कि एक वो जो रेस है, कम से कम वो स्टूडेंट उसमें दाखिल तो होता है जो कभी उस रेस के अंदर गया ही नहीं था। जी। अच्छा, यूलर्न जैसे प्लेटफॉर्म जैसे ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं, आपको क्या समझते हैं कि स्टूडेंट के दरमियान और टीचर के दरमियान वो जो कनेक्टिविटी होती है वो रह पाती है ऑनलाइन एजुकेशन से, जो एक फिजिकल क्लास में होती है? ये शायद कहीं ना कहीं पे एक बैरियर हमेशा रहता है, बट ऑब्वियस सी बात है कि हम एक सिस्टम को जब एक्सेप्ट करेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, सिस्टम्स इवॉल्व होते हैं। एवोल्यूशन का प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ। हमारे यहाँ कुछ चैलेंजेस आएंगे, मैंने जैसे पहले बात की, न्यू चीज़ों को एक्सेप्ट करने में लगता है। एक न्यू सिस्टम है, आज आप जूम पे कनेक्ट कर सकते हैं टीचर के साथ, लाइव क्लासरूम बन जाता है। Exactly. आप वहाँ पे पूछ सकते हैं टीचर से क्वेश्चन, और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आप बार बार पूछ सकते हैं, एक टीचर अवेलेबल है। फिर इसमें एक और अच्छी चीज ये है कि टीचर की मॉनिटरिंग। आज दूसरी से तीसरी दफा टीचर से सवाल करो तो टीचर का रवैया भी कुछ और होता है, तो आप एफिशिएंटली टीचर को भी मॉनिटर कर सकते हैं किस तरीके से वो स्टूडेंट को आंसर आप 24/7 बल्कि जो है ना वो इन टच रह सकते हैं अपने टीचर के साथ। डिफरेंट टाइम जोन है क्रॉस। आप ये देखिए कि यहाँ पे बैठा बच्चा, वो किसी अमेरिका के बच्चे से टीचर से पढ़ सकता है, ऐसा ही है। यहाँ पे बैठा हुआ जो बच्चा है वो नीदरलैंड में अगर कोई किसी चीज पे अच्छी रिसर्च हो रही है, कोई अच्छा एजुकेशन से आप वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। इवन दो ये चाइना बिल्कुल साथ है, कोई बुरी बात नहीं है। नेबर्स में इंडिया में अगर कोई अच्छी रिसर्च हो रही है, उन्होंने पहली दफा एक लाइब्रेरी बना दी है जहाँ पे जितने पीएचडी के हमारे थीसिस हैं वो उन्होंने एक ऑनलाइन लाइब्रेरी में डाल दी और आप उसको जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। हमारे यहाँ तो थीसिस रुल रहे होते हैं 5-6 साल के बाद। आपने भी वो तस्वीरें सोशल मीडिया पे देखी होंगी, मैंने भी देखी होंगी, जो रद्दी के अंदर जो है वो पड़ी हमने देखी है, 10 साल के बाद वो निकाल के फेंकते हैं उसको। तो ये ऑनलाइन इंटीग्रेशन ऑफ एजुकेशन लाजिम व मलजूम वाला अच्छा। गवर्नमेंट सेक्टर को जो है वो जैसे यूलर्न जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारी गवर्नमेंट को जो है इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के लिए मतलब क्या करना चाहिए, किस तरह के इकदाम जो है वो मजीद होने चाहिए? किसी भी मुल्क के बारे में राय कायम करने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है: जस्टिस सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम और रोड सिस्टम। जस्टिस और रोड के ऊपर तो हमने बहुत सियासत कर ली, एजुकेशन को काम से कम छोड़ देना चाहिए। और ये अगर काम वो खुद नहीं कर सकते, हर काम रियासत कर भी नहीं सकती, रियासत को स्टेक होल्डर्स को साथ लेके करना पड़ता है। तो अगर कोई इदारा ये काम कर रहा है तो बजाय उसका रास्ता रोकने के हमें उसको तब्दी देनी चाहिए कि शाबाश, आप अच्छा काम कर रहे हो, ये रिसोर्सेज हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, आप ये रिसोर्सेज लें और इस कंट्री के लिए कुछ बेहतर और मजीद कंट्री को फैसिलिटेट करें, प्रोवाइड करें और रास्ता आसान। बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच अबू बकर फॉर शेयरिंग योर थॉट्स एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम एज वेल। और आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे। यूलर्न जैसा प्लेटफॉर्म जो है वो आपके लिए बिल्कुल बाउंड्रीज से आज़ाद है, उसमें बाउंड्रीज नहीं है, कोई फाइनेंशियल बैरियर्स नहीं है। आप अपने एजुकेशन के सफ़र को
जहाँ से जब भी चाहें स्टार्ट करना चाहें, सो यू लर्न प्लेटफॉर्म आपको हर तरह की फैसिलिटीज़ जो है ना वो प्रोवाइड कर रहा है। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे क्यूरियस एंड स्टे एम्पावर्ड। आपसे मुलाकात होगी अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।